हेलो स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लूइड प्रेशर की डेफिनेशन। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कुछ भी आपका वर्क पीस है कोई, ठीक है, उस वर्क पीस के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर लग रही है। लेकिन अगर आप उसके अंदर यूनिट एरिया के ऊपर निकाल लें कि यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, जैसे कि अगर ये 4x4 मीटर का कोई प्लेट है तो इसके ऊपर 1 × 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना फोर्स लग रहा है, अगर ये निकाल लिया जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो प्रेशर बेसिकली क्या है, पूरी फोर्स को अगर आप डिवाइड कर दें यूनिट वाइज तो एक यूनिट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। फोर्स का ही पार्ट है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसको अपन प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर की यूनिट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को किससे डिफाइन करते हैं, फोर्स को अपन करते हैं न्यूटन से, ठीक है, न्यूटन से मापते हैं। और एक्सर्टेड ऑन एरिया, एरिया को अपन मीटर स्क्वायर से मापते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन हमारी बन गई फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स की यूनिट हो गई अपनी न्यूटन और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया, फोर्स को अपन न्यूटन से लिखते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर से, तो इसकी यूनिट बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दी है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अब अगर हम प्रेशर को मेज़र करना चाह रहे हैं तो हमें ज़रूरत है पास्कल्स लॉ की। तो सबसे पहले देख लेते हैं पास्कल्स लॉ होता क्या है। पास्कल्स लॉ कह रहा है कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। ये पास्कल्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर एक पिस्टन है, कुछ भी मान लो कि ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल के लिए है, इस पिस्टन, यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड है, पूरे चैम्बर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो अब पास्कल्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर इस पिस्टन के ऊपर आप कुछ ना कुछ फोर्स डालोगे F1, उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर कुछ प्रेशर लगेगा। ये यूनिट एरिया के ऊपर प्रेशर लगेगा। मैंने आपको बताया कि सारे एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है, लेकिन अगर आप यूनिट, ये सारे एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर हम यूनिट एरिया के ऊपर बात करें तो वहाँ पे क्या लग रहा है, प्रेशर। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे एक यूनिट एरिया के ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रेशर को मैं कुछ ऐसे, प्रेशर क्या है, अपोजिट साइड में लगता है हमेशा, तो इसको आप ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे ये सारा क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। इस तरफ मैं एरो हेड से लिखता हूँ, ये सारा क्या है, प्रेशर पर यूनिट एरिया है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे समझने वाली बात है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। अब ये सारा फ्लूइड रेस्ट के अंदर है, ये सारा फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है। हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड सभी डायरेक्शन के अंदर सेम रहता है। तो अब जितना प्रेशर इधर से फोर्स के कारण लगा इस पिस्टन के ऊपर, तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि इस पूरी बॉडी के अंदर हर जगह पे, हर एक पॉइंट के ऊपर वो प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। प्रेशर इज इक्वल टू पी, प्रेशर इज इक्वल टू पी, प्रेशर इज इक्वल टू, सब पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बराबर होगा, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों अपना ज़रूरी है ये, तो अब हम प्रेशर को मेज़र करते हैं। प्रेशर को मेज़र कैसे करते हैं, अपन इस फ्लूइड को लीक करते हैं किसी एक जगह से। जैसे कि आपने टायर के अंदर एयर फिल करवाई होगी, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करता है, जो एयर फिल करता है उसके अंदर, वो उसके ऊपर एक डायफ्राम प्रेशर गेज लगा के देखता है, जिसके कारण उसको पता चल जाता है कि इस पूरे टायर के अंदर कितना प्रेशर है। तो अब अगर पास्कल्स लॉ ना होता यहाँ पे, तो अपने को कैसे पता चलता कि उस पॉइंट के ऊपर भी सेम प्रेशर है जितना बाकी के टायर के अंदर है। जहाँ से अपन उसको चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर उतना ही प्रेशर है जितना बाकी टायर के अंदर किसी भी जगह पर चेक करें बराबर रहेगा। तो ये किसने बताया, ये पास्कल्स लॉ बता रहा है। तो अब अगर हम इसके फ्लूइड के प्रेशर को चेक करना चाह रहे हैं तो हम इसको किसी एक जगह से पंचर कर लेंगे और उसके ऊपर अपनी कोई भी गेज लगा के देखेंगे, जिससे अपने को क्या पता चलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर इतना प्रेशर है। जिस पॉइंट को अपन मेज़र कर रहे हैं उसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इतना प्रेशर आ गया, पता चल गया।
लेकिन पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि इस जगह पर इतना है तो बाकी सारे चैम्बर के अंदर सेम प्रेशर रहेगा। ठीक है, ये पास्कल्स लॉ बताता है। तो पास्कल्स लॉ आई होप समझ गए होंगे कि क्या है। तो पास्कल्स लॉ, अब अगर हमें किसी चीज़ का, अपना चैप्टर क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के बारे में हम समझ गए, अब हमने मेज़र करना है। तो मेज़र करने के लिए हमें पास्कल्स लॉ ज़रूरी है, और पास्कल्स लॉ के लिए हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि एक्चुअल में सब जगह पे प्रेशर बराबर होता ही है। तो चलिए अब हम करते हैं पास्कल्स लॉ को प्रूव। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। मैंने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर इस प्रिज्म को रखा है। ये कंटेनर ऊपर तक फ्लूइड से भरा हुआ है, लेकिन ये जो प्रिज्म है इसका जो एरिया है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, इतना कम है, इतना माइनर है कि अगर मैं ऊपर से इसकी डेप्थ चेक करूं तो इसका हर एक पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम, लगभग सेम ऊंचाई पर आएंगे। डेप्थ जो होगी इनकी लगभग सेम होगी, बिल्कुल सेम, आप मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल सेम है। बहुत ही माइनर, बहुत ही बारीक ये मैंने एक प्रिज्म लिया है जिसकी डायमेंशंस बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, बहुत ही छोटी हैं, और इसको वाटर के अंदर छोड़ दिया। ये बनाया गया है बड़ा ताकि आप लोगों को समझ आ सके, लेकिन ये है बिल्कुल नेग्लिजिबल डायमेंशंस का। तो अब ये हो क्या रहा है, इसको मैंने फ्लूइड के अंदर छोड़ दिया है, बिल्कुल फ्लूइड भरा हुआ है कंटेनर के अंदर, उसके अंदर इस जो प्रिज्म है हम अपना इसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पे समझने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म जो है वो स्टेबल है, फ्लूइड एट रेस्ट है, तो प्रिज्म भी उसके अंदर बिल्कुल रेस्ट में है, ना तो ये ऊपर मूव कर रहा है या ना ये नीचे मूव कर रहा है। तो ऊपर भी मूव नहीं कर रहा है, नीचे भी मूव नहीं कर रहा है। इट मीन्स इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, इधर से इधर, इधर से इधर, सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम है, तभी अपनी जगह पे है। अगर मान लीजिए ये वाली फोर्स ज़्यादा होती तो ये प्रिज्म जो है अपनी जगह छोड़ के इस तरफ हो जाता। अगर ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होती तो ऊपर वाली जगह छोड़ के नीचे चला जाता, और अगर नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होती तो नीचे से ऊपर की ओर हो जाता। तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि सारी फोर्सेस जो हैं वो इस हिसाब से लगी हुई हैं कि सारी फोर्सेस की रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल स्टेबल है। अब इस फोर्स F3 की कारण यहाँ पे प्रेशर, इस ऊपर वाले फेस के ऊपर प्रेशर लग रहा है P3, और ये नीचे वाली F1 फोर्स के कारण जो नीचे वाला फेस है उसके ऊपर प्रेशर, देखो फोर्स के कारण प्रेशर लगेगा, P1 प्रेशर लग रहा है, और F2 के कारण इस वाले फेस के ऊपर प्रेशर लग रहा है P2। ठीक है, तो तीनों तरफ तीन प्रेशर लग रहे हैं। हमने प्रूव क्या करना है, हमें पता है F1, F2 और F3 इस हिसाब से फोर्सेस लग रही हैं कि तीनों इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल जो ये अपना क्यूब है वो मूव नहीं कर रही। तो हमने प्रूव करना है कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। तो यहाँ पे दो तरफ तो दो फेसेस हैं जो कि डायरेक्टली फोर्स लगा रहे हैं X डायरेक्शन के अंदर और एक Y डायरेक्शन के अंदर। दो डायरेक्शन तो डायरेक्ट हैं, लेकिन हमारे पास एक तीसरी डायरेक्शन है, जो F1 फोर्स है वो Y डायरेक्शन के अंदर डायरेक्ट फोर्स लगा रही है, और F2 फोर्स है जो वो X डायरेक्शन के अंदर डायरेक्टली फोर्स लगा रही है। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी फोर्स है F3, जिसके बारे में ये जो है ये इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो इसको अपन सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे, इसके वेक्टर्स बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि X डायरेक्शन में इस फोर्स जो कि इंक्लाइंड फोर्स होती है वो दो डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाती है, एक तो Y डायरेक्शन के अंदर, एक X डायरेक्शन के अंदर। दो डायरेक्शन वेक्टर निकालने में आपको इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा लेक्चर है जिसके अंदर वेक्टर बनाने सिखाए हुए हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। ये जो एंगल है यहाँ पे ये थीटा एंगल है, इसके बराबर, इस एंगल के बराबर है। ये इसके बराबर कैसे है, अगर मैं इसके पैरेलल, सबसे पहले ए लाइन के पैरेलल जो है यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये इसके बराबर कैसे है। और एक जो है अपन इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, ये वाला। तो ये वाली लाइन, तो ये जो अब मैंने लाइन बनाई है, ये वाली लाइन वो इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और ये जो मैंने लाइन बनाई है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इन दोनों के बीच में भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी थीटा एंगल है, तो इन दोनों के बीच में भी थीटा एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल है। चलिए, ये तो थीटा एंगल तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि यहाँ पे
अगर मैं इसको दो डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूँ एक्स एंड वाई के अंदर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वेक्टर कैसे निकालने हैं, जिस फोर्स के साथ जिस डायरेक्शन में थीटा दे रखा होगा उसके साथ आपको लिखना है कॉस। ठीक है, तो F3 जो कि मेन फोर्स है उसका कितना हिस्सा, कॉस थीटा इस तरफ लग रहा है, और साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जिसके साथ थीटा एंगल दे रखा होता है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा लिख देना है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में F3 साइन थीटा लिख देना है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा गया है ये आपको इस वीडियो के लास्ट के अंदर है लेक्चर। वैसे आपको आता होगा वेक्टर निकालना, अगर नहीं भी आता तो यहाँ पे लास्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे ये वेक्टर निकालने सिखाए गए हैं। अब हमारे वेक्टर निकल चुके हैं, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे एक डायग्राम, मैंने वेक्टर्स लिख दिए हैं जो भी मैंने अभी बनाए हैं, कि यहाँ पे जितनी फोर्सेस इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन और इसकी अपोजिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, ये बराबर है, तभी ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तभी ये इधर उधर इस तरफ इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, इट मीन्स ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद अगर आप बात करें ऊपर से नीचे की और कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, F3 cos थीटा, तो F3 cos थीटा जो ऊपर से नीचे की ओर लग रही है, और F1 फोर्स जो कि नीचे से ऊपर की ओर लग रही है, ये दोनों बराबर हैं, तभी ये इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि AD BD एंड CD यहाँ पे हमारा क्या है, एरिया है। एरिया कौन कौन सा हो गया, AD ऊपर वाली इस वाली स्लाइड का एरिया हो गया, BD इस वाली क्यूब का एरिया हो गया, और C और ये वाली जो लाइन है ये D के बराबर है, तो CD ये तीसरी लाइन तीसरा एरिया हो गया। तो देखिए यहाँ पे C से लेके E तक की लेंथ को मैंने स्मॉल c से लिख दिया है, C से लेके A तक की लेंथ को मैंने V से लिख दिया है, और A से B तक की लेंथ को D से लिख दिया, जिसके कारण हमारे पास AD BD एंड CD ये एरिया बन चुके हैं। अब मैंने मान लिया है कि F1 जो है, F1 F2 F3 ये तीनों सरफेस के ऊपर फोर्स लग रही है, तो ये मैंने लिख दिया इसके ऊपर F1 फोर्स जहाँ पे लग रही है, F3 F2 ऊपर लग रही है, P1 P2 P3 जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये प्रेशर है जो कि अपन ने फाइंड आउट करने हैं कि इक्विवेलेंट है। तो F1 F2 एंड F3 फोर्सेस आर गिवन बाय, कैसे लिख सकते हैं इनको, F1 फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है बच्चे, P1 प्रेशर के बराबर है मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब P1 प्रेशर जो है, F1 फोर्स किसके ऊपर लग रही है, ये नीचे से ऊपर की और ये वाले सरफेस के ऊपर लग रही है। ठीक है, तो इस सरफेस का एरिया कितना है, इसी सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है अपन ने। तो इस सरफेस का एरिया कितना है, ये नीचे वाली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की लेंथ पता चल जाए तो अपना एरिया निकाल सकते हैं। तो इस वाली जो नीचे वाली लाइन है उसकी लेंथ है C, और ऊपर वाली ये जो लाइन है साइड वाली, इसका लाइन का लेंथ जो है वो है D। तो टोटल प्रेशर कितना बन गया, एरिया कितना बन गया, C इंटू D। ठीक है, तो इसको लिखेंगे CD से। ठीक है, ये बन गया इसका एरिया। तो यहाँ पे F1 फोर्स रिजॉल्व होगी, ऐसे ही F2 फोर्स रिजॉल्व कर लेता हूँ। F2 फोर्स किसके बराबर है, P2 मल्टीप्लाई बाय P2। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रही है, तो इस एरिया के ऊपर लग रही है, लेंथ कितनी है, B के बराबर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, D के बराबर, तो B इंटू D। ठीक है, ऐसे ही F3 किसके बराबर है, P3 मल्टीप्लाई बाय P3। यहाँ पे ऊपर वाली फोर्स, ये लंबी लेंथ कितनी है, A के बराबर है, तो A इंटू D। ठीक है, A। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल जो है वो थीटा दे रखा है। अब हमने क्या करना है, दो लाइंस को आपस में जोड़ना है। ठीक है, ये एंगल थीटा दे रखा है इस तरफ, तो ये बन गया इसका बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हो गया साइन थीटा, पहले वाला साइन, दूसरा हो गया कॉस, एंड तीसरा हो गया टेन थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है यहाँ पे, बी के बराबर है, तो बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, ऐसे ही अब साइन थीटा निकल गया है, साइन थीटा किसके बराबर हो गया, बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं कॉस थीटा लिख लेता हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा, अब यहाँ पे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, सी, तो सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए। ठीक है, सी डिवाइडेड बाय ए। तो ऐसे हमारे ये दो फार्मूलाज बन चुके हैं कॉस थीटा और साइन थीटा के। ठीक है, ये जो फार्मूला है पी डिवाइडेड बाय एच, ये वाला आपको पता होगा, 10वीं के अंदर आपने किया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके आगे कि अगर हमारा जो ये अभी मैं थोड़ी देर पहले बता के हटा हूँ कि अगर ये जो हमारा पूरा बॉडी है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्विलिब्रियम एंड फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक्स डायरेक्शन के अंदर लग रही है F2, तो एक साइड से लग रही है F2 फोर्स, जो है F2 फोर्स इज इक्वल टू सीधा सीधा F2 फोर्स किसके बराबर होगी, F3 साइन थीटा, जो कि उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही है। तो F2 फोर्स शुड बी इक्वल टू F3 साइन थीटा एंड F, अगर अपन इससे अपोजिट डायरेक्शन में बात करें वाई डायरेक्शन के अंदर, तो F1 फोर्स लग रही है, तो F1 फोर्स शुड बी इक्वल टू F3 कॉस थीटा के बराबर होनी चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो ऊपर नीचे होना शुरू कर देगा। अगर इस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी तो इससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू होगा। तो इस डायरेक्शन में जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही इससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगनी चाहिए, और ऊपर से जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही नीचे से फोर्स लगनी चाहिए, ताकि ये इक्विलिब्रियम रह सके। ठीक है, तो फोर्सेस मैंने बराबर पुट कर दिए हैं यहाँ पे, F2 इज इक्वल टू F3 साइन थीटा एंड F1 इज इक्वल टू F3 कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने की। तो अब हमें पता है कि F2 जो फोर्स होती है, F2 फोर्स किसके बराबर है, P2 इंटू BD। अभी हमने फार्मूला बनाया था, ठीक है, तो उसको पुट कर देते हैं हम। तो F2 इज इक्वल टू P2 इंटू BD इज इक्वल टू, यहाँ पे F2 की वैल्यू पुट की है मैंने जस्ट यहाँ से, ठीक है, इस जगह से F2 की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, F3 इज इक्वल टू P3 इंटू AD, और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से, इस फॉर्मूला से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली थी, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे B डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा पहला जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, इस वाली के अंदर देखिए सबसे पहले F1 लिखा हुआ है, इधर बना लेता हूँ मैं F1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से उठा लेते हैं F1 की वैल्यू को। तो F1 की वैल्यू कितनी है, P1 इंटू CD इज इक्वल टू F3 की वैल्यू कितनी है, P3 इंटू AD, यहाँ से F3 की वैल्यू ले ली मैंने, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, C डिवाइडेड बाई A, जो कि हमने अभी बनाई थी, C डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बन चुकी हैं हमारी, एक तो ये, एक ये वाली। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले A से कट जाएगा, ठीक है, B इस तरफ के B से कट जाएगा, और D इस तरफ के D से कट जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन 1 में क्या पता चला, P2 इज इक्वल टू P3, इक्वेशन 1 फिर से रिपीट हो रही है। और ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, A को A से, D इधर के D से कट गया, और C इधर के C से कट गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, P1 इज इक्वल टू P3, ये भी इक्वेशन 2 है जो कि रिपीट हो रही है दोबारा, अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम। तो इक्वेशन 1 में हमें क्या पता चला कि P2 जो है वो P3 के बराबर है, और इक्वेशन 2 में हमें क्या पता चला कि P1 भी P3 के बराबर है। इट मीन्स P1 फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमें क्या पता चला, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, हैंस प्रूव्ड।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेजरमेंट पढ़ेंगे।